नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जैसे मन बना लिया हो कि जब तक वो कांग्रेस पार्टी की जो इज्जत बची हुई है उसको नीलाम नहीं कर देते तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ा हो जाती है। अब इस वक्त क्योंकि लोकसभा में हंगामा जारी है, बहस चल रही है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, तो बजट सत्र के पहला जो सेशन था उसमें लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, उनको रूल बुक समझा दिया। जबकि गांधी परिवार के जो शहंशाह है, साहिबजादे हम कह सकते हैं, युवराज कह सकते हैं, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कौन होते हैं उनको रूल बुक समझाने वाले। वो अपनी चाहें जिस तरीके की मर्जी से वो कुछ भी बोल सकते हैं, ये उनको एक तरीके से खानदानी अधिकार मिला हुआ है। और मामला क्या था? मामला था बजट सत्र पे, बजट के ऊपर बोलना था, राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर बोलना था। और जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण की हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक आरोप लगता है कि राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा था, तो अब तक जितने भी जो राष्ट्रपति हुए आप उनको या उनके जो अभिभाषण है आप उनको उठाकर देखिए, क्योंकि एक तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव केंद्र में जिसकी सत्ता होती है, सरकार होती है, वो ही पार्टी चुनती है। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण उसमें क्या होगा। तो यह आरोप जो है वो लगाया जाता है। तो इसके अलावा राहुल गांधी हर चीज के ऊपर बोलना चाहते थे, लेकिन वो बजट पर नहीं बात करना चाहते थे, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा ही नहीं चाहते थे। और इसलिए लोकसभा स्पीकर ने उनको बार बार टोका। संसद का पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। या तो मैं कहूंगा कि 2019 के बाद में आप किसी भी संसद के सत्र को उठाकर देखिए, राहुल गांधी की जिद की वजह से सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता है, इससे ज्यादा जनता को कुछ समझ में नहीं आता है। अब एक बार फिर जो है वो ऐसी स्थिति आ गई है। तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो है वो लाया गया। लेकिन चूंकि हम इस दौर की बात कर रहे हैं 2020 के बाद की, तो 2023 में याद करिए मणिपुर को लेकर एक बड़े ही सुनियोजित और संगठित तरीके से, क्योंकि यहां पर सुनियोजित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पूरा मामला जिसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं था, हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से कुकी और मैतेई समुदाय आरक्षण को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, आगजनी हुई, हिंसा हुई। लेकिन बड़े ही सुनियोजित तरीके से संसद सत्र के एक दिन पहले एक वीडियो वायरल किया गया और उसको लेकर संसद में हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो अब सवाल यह है कि उस अविश्वास प्रस्ताव में हुआ क्या? उस अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी अपनी इज्जत बचाकर भाग गए। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि इज्जत कैसे बचाई, तो इसलिए कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो उसके बाद उस पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद में उसके ऊपर वोटिंग होती है। लेकिन राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस वॉकआउट करके वहां से फरार हो गई। यह है राहुल गांधी के और राहुल गांधी को जो बहादुर वीर मानते हैं उनकी सच्चाई। कितने ऐसे मौके थे जिनमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर तो थी, और लगातार यह भाषण दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, उनकी सुनने की ताकत नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बारी आती है तो कांग्रेस पार्टी मकर द्वार के बाहर पौड़ियों पर बैठी होती है। और ये राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी लाया गया था जब वो उपराष्ट्रपति थे, और ऐसे समय में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो उस अविश्वास प्रस्ताव में टीएमसी के सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किया था। यह इंडिया अलायंस की सच्चाई है। तो 118
सांसदों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, जिसमें से टीएमसी के सांसद शामिल नहीं थे। अब सवाल यह उठता है कि जब आज के संदर्भ में हम कह रहे हैं, तो कल इसके ऊपर तय था कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके ऊपर बहस होनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता था कि जो नंबर गेम का जो आंकड़ा है उसमें कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं, ईरान पर चर्चा चाहती थी। तो सरकार ने उस पर साफ इनकार कर दिया कि ईरान के मामले पर सदन में चर्चा नहीं होगी। अब राहुल गांधी का वो कौन सा डर था, हमने सिर्फ उसी को समझना है। तो राहुल गांधी का डर यह था, क्योंकि इसी वक्त एक खबर और आई थी, एक पश्चिमी बंगाल का अगर आप देखोगे तो पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी उसके सामने। जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी वहां ना 3 में है ना 13 में है। और लेफ्ट का जो 34 साल तक जिसने पश्चिमी बंगाल की धरती पर राज किया, इस देश के 200 जिलों को लाल आतंक की चपेट में या उसके आग में झोंकने वाली पार्टी, उसका सुफड़ा साफ हो गया। तो राहुल गांधी के पास कुछ नहीं है, बावजूद इसके लेफ्ट के साथ रिश्ता तोड़ दिया कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और ममता बनर्जी वैसे भी जो है वो कांग्रेस को कहीं भी स्पेस देने के मूड में नहीं है। अब ऐसे समय में केरला में भी चुनाव होने वाले हैं, तो केरला में चुनाव है तो राहुल गांधी लेफ्ट के ऊपर इस वक्त हमलावर है। तो इस अविश्वास प्रस्ताव से पहले जो मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी शामिल ही नहीं थे। और लेफ्ट पार्टियां जो है वो इससे नाराज है कि राहुल गांधी इस वक्त लेफ्ट के ऊपर हमला बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस गठबंधन की स्थिति क्या है। इस गठबंधन में इस वक्त अगर आप अविश्वास प्रस्ताव की बात करोगे, तो अगर आज इसके ऊपर वोटिंग होती है तो टीएमसी जो है वो इसके समर्थन में खड़ी दिखाई देगी, क्योंकि टीएमसी की अब मजबूरी है। और मजबूरी क्यों है? क्योंकि टीएमसी सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। और उस वक्त टीएमसी को वो लाने के लिए कांग्रेस के सांसदों की जरूरत है, सिर्फ इसलिए खड़ी है। अगर ये स्थिति नहीं होती तो टीएमसी इसमें शामिल नहीं होती। समाजवादी पार्टी की भी स्थिति कमोबेश जो है वो इसी तरीके की है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को उड़का भी देते हैं और जब मजबूरी होती है तो फिर उसके साथ भी बैठते हैं। अब मजबूरी क्या है तो आप समझिए, जिस वक्त राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने के लिए कर्नाटक सेंट्रल बेंगलुरु की जो सीट थी माधेपुरा, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके बाद में हरियाणा को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। संसद सत्र के दौरान लगातार हंगामा चल रहा था, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव ने संभल की चर्चा को उचित समझा, इसको उचित नहीं समझा। और फिर उसके बाद में समाजवादी पार्टी और आरजेडी के सांसदों की जिस तरीके से एआई समिट में जो घटना हुई, उस घटना को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी की गई, उसमें इस अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी का किसी भी पार्टी ने साथ नहीं दिया। तो आज भले ही चर्चा चल रही है, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि जब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी संसद में मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हरियाणा में एक किसान परिवार के लड़के की जो है वो शादी है, उनको बधाई देने वो पहुंचे हुए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका क्या है और वो किस तरीके से गंभीर नजर आते हैं। तो पूरी जो चुनावी लड़ाई है, और मैं कहूंगा कि आप इसको इस तरीके से समझे कि विपक्ष जो है वो ये दुहाई देता है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि उसके, जिसको हम कहें कि जो सफलता और असफलता का जो ग्राफ है, जिसमें 95 असफलताएं जो है वो दर्ज हो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी को अब डर है कि 1 या 2 असफलताएं जो है अब वो राहुल गांधी को घर बिठाने के लिए बहुत है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के नेता अब आगे आना शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुखर हो गए हैं। तो आज की स्थिति में यह है इंडिया अलायंस। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वाईएसआर और बीजेडी जो उड़ीसा की पार्टी है, अगर वोटिंग होती है तो भले ही ये पार्टियां दोनों जो है वो वॉकआउट जरूर कर देगी, लेकिन ये विपक्षी गठबंधन के साथ खड़ी नहीं होगी। ये आप मानकर चलिए,
इसलिए कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव तो ले आई, लेकिन अब वो बचने का रास्ता ढूंढ रही है कि कहीं जो नंबर गेम है 235 के आसपास, 240 के आसपास का जो नंबर गेम है, अगर उसमें से कोई कमी आती है तो इसमें खुद कांग्रेस पार्टी और ये इंडी गठबंधन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। और ये इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कितना ही गला फाड़कर जो है वो कुछ भी बोले, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी की वजह से, या मैं कहूंगा कि नालायकियों की वजह से विपक्ष जो है वो बिल्कुल ट्रैक से उतर चुका है। उसको समझ ही नहीं आ रहा, और ये इसलिए क्योंकि विपक्ष के पास इस वक्त एक सबसे अच्छा मौका वो था भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार को घेरने का, यूजीसी को लेकर। अब आप बताइए कि यूजीसी को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी? बिल्कुल नहीं उतरी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह डर था कि अगर वो यूजीसी को लेकर सड़कों पर उतरेगी तो दलित वोटर जो उनके साथ कुछ जुड़ा हुआ है वो उससे छिटक कर दूर चला जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को इस वक्त राजनीतिक हालात ऐसे बन गए कि समझ में ही नहीं आता कि वो किस मुद्दे पर केंद्र सरकार की जो नाकामियां भी है, क्योंकि इसमें मैं नाकामियां ही कहूंगा, दो नाकामियां इस वक्त जो है वो केंद्र सरकार की, एक यूजीसी को लेकर पहले दिन भी हमने बात की थी, और दूसरी क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यूजीसी को लेकर कुछ यूट्यूबर्स को रामलीला मैदान में जिन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी, एक रैली की चेतावनी दी, अगर उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक दल आगे क्यों नहीं आ रहे? उनको आगे आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहे। तो आप समझिए कि इन विपक्षी पार्टियों की स्थिति क्या है। ये केंद्र सरकार के कमजोर होने पर भी मुद्दा नहीं उठा सकती, इसलिए आप देखिए जितनी भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता जो भी आते हैं सिर्फ और सिर्फ टीवी एंकर से झगड़ा करने या दूसरे राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनके साथ गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। अब इसमें अलग अलग मुद्दों पर आप बात कर सकते हैं, आप ईरान को लेकर कर सकते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश पे चुप हो जाते हैं। ईरान को लेकर वो जो है वो इस वक्त सड़कों पे उतरने को तैयार है, लेकिन पहलगाम की घटना को लेकर ना कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी, ना शिवसेना सड़क पे उतरी उद्धव ठाकरे की, ना कोई दूसरा सहयोगी दल उतरा। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जो है वो समझ से परे है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में क्या करना है। और स्थिति ऐसी है कि इस चक्कर में कांग्रेस पार्टी के जो 3 स्टेट है इस वक्त, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल, जहां पर एक तरीके से, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार को आप अगर देखोगे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थिति अभी कांग्रेस पार्टी की है उस तरीके से नहीं किया, सत्ता से बाहर थी, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से नहीं किया। एक राज्य गुजरात का जो मॉडल था उसको देश के सामने पेश करने का प्रयास किया। 10 साल तक जो है वो गुजरात को एक विकसित, जिसको कहें कि विकास का मॉडल दिया, देश के सामने उसको रिप्रेजेंट किया, और उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता की जो सीढ़ियां चढ़ना चाहती थी उन सीढ़ियों पर चढ़ गई। तो क्या कांग्रेस पार्टी हिमाचल में कुछ ऐसा नहीं कर सकती? क्या कर्नाटक में नहीं कर सकती? जबकि हिमाचल और कर्नाटक में तो कांग्रेस पार्टी आपस में गुटबाजी से जो है वो खुद ही गिरी हुई है। तो सिर्फ एक सरकार बचती है तेलंगाना। तो तेलंगाना के सीएम जो है वो रेवंत रेड्डी, उनकी स्थिति को आपको पता ही है। मुस्लिम इंपीचमेंट के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो व्यक्ति ये कहें कि कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है, तो आप समझिए वो तो उल्टा राहुल गांधी से ज्यादा गहरा खड्डा जो है वो कांग्रेस पार्टी के खोदने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्थिति जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।